वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आमतौर पे क्राइम एंड ड्रामा अगर देखा जाए तो ये बड़े पॉपुलर जॉनराज हैं और इस पे बड़ी मुख्तलिफ सीरीज बनती हैं कि किस तरह पुलिसिंग फोर्सेस दुनिया भर की क्राइम्स को क्रैक करती हैं, मुजरिमों को पकड़ती हैं, उनके गिर्द जो दायरा होता है उसको सख्त करके उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो घिनौना और गास्टली किस्म का क्राइम सीन है वो हमारे और आपके इर्द गिर्द अनफोल्ड हो रहा है। हम शहर कायद यानी कराची की बात कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि 6 रोज कबल पुलिस की तरफ से और हुकूमत सिंध की तरफ से जो रिलीज किया हुआ डेटा है वो काफी अलार्मिंग है। सिर्फ इस साल को अगर देखा जाए यानी गुज़िश्ता 8 माह को अगर देखा जाए तो तकरीबन 26,000 मुख्तलिफ स्ट्रीट क्राइम के वाकयात हुए हैं। 19,000 लोगों के मोबाइल स्नैच किए गए हैं। इसके अलावा 104 गाड़ियां छीनी गई हैं और इसमें से आपको ये भी बताते चलें कि अगर सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल्स की बात की जाए तो उसका नंबर भी तकरीबन 35,000 है। याद रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड नंबर्स की इस वक्त बात की जा रही है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड है कि कराची में भी कई ऐसे क्राइम्स होंगे जो अनरिपोर्टेड जाते हैं। अच्छा जी, ये तो स्ट्रीट क्राइम, स्नैचिंग, पकड़ धकड़, चोरी चकारी के मामलात है, लेकिन अगर जानो माल की हिफाजत की बात की जाए तो वहां पे भी नंबर्स बहुत अलार्मिंग है। सिर्फ गुज़िश्ता 8 माह में हम देखते हैं कि शहर भर में तकरीबन 350 लोगों का कत्ल किया गया है, जिसके अलावा अगर बात की जाए 270 लोगों को जख्मी किया गया है मुख्तलिफ वाकयात में। इसके अलावा इसमें से तकरीबन 58 लोग ऐसे थे जिन्होंने रेजिस्ट किया। कोई भी मगिंग को अगर रेजिस्ट किया और अपनी जान की बाजी हार गए, क्योंकि जो डाका डालने वाले थे, जो स्नैचर्स थे, उन्होंने बिल्कुल आसरा नहीं किया और वहीं पे उनको मौत के घाट उतार दिया। तो ये जी सिनेरियो है हमारे सामने, जिसके लिए बार बार कहा जा रहा है कि यकीनन पुलिसिंग को स्ट्रांग होने की जरूरत है। रिवायती किस्म के आर्गुमेंट्स आपके सामने होंगे कि हमारी पुलिस फोर्स एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ पीपल इन कराची बहुत कम है, वसाइल बहुत कम है, लेकिन इसके अलावा क्या रुझानात हैं जिसकी वजह से क्राइम के इन स्टेटिस्टिक्स में इतना शार्प राइज हम देख रहे हैं। कई दफा ये मामला भी कहा जाता है कि गुर्बत बहुत है, महंगाई बहुत है। एक आम नौजवान जिसको अगर बेरोजगारी का सामना है, अगर वो अपने घर वालों के लिए रिस्क हलाल नहीं कमा पा रहा, तब भी वो क्राइम की तरफ रिजॉर्ट करता है। बट दैट फील्स लाइक अ वेरी ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। आइए इसके बारे में मजीद जानते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार जनाब मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर वजाहत काजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोसाइटल माइंडसेट, एक वक्त था कि अगर किसी के पास गलत तरीके से बहुत ज्यादा रुपया या पैसा आ जाता था या यकायक उसके दिन बदल जाते थे तो मिलने मिलाने वाले, फैमिली वाले, मोहल्ले वाले इसके ऊपर उनका माथा तनक जाता था, पूछते थे कि ये क्या हुआ। लेकिन अब पैसे की रवानी रेल पेल होनी चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कहां से आ रहा है। ये हमारा मजमूई तौर पर एक एटीट्यूड भी बन गया है। सबसे पहले जी शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बढ़ते हुए क्राइम्स इन कराची, ये अनफॉर्चुनेट हमारी रियलिटी है कि ये सिक्लिकल है। पुलिसिंग स्ट्रांग होती है, रेंजर्स की वजह से अगर दायरा सख्त किया जाता है तो थोड़े दिनों के लिए इन वाकयात में कमी आती है, लेकिन दोबारा इसमें हम फिर एक उतार देखते हैं, एक चढ़ाव देखते हैं। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया सदरा। देखिए, मैंने इस पे काफी काम किया है और रिपोर्टिंग के अलावा भी जो डेटा हमारे पास होता है, जिस तरह भी आपने डेटा या वो मेरा ख्याल है 30% ऑफ द क्राइम होता है, क्योंकि 70% तो रिपोर्ट ही नहीं होता। और जो रिपोर्ट नहीं होता उसकी भी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि लोगों को थानों पर एतबार नहीं है और जो आदमी रिपोर्ट करने जाता है सबसे पहले सस्पेक्ट वो बना दिया जाता है। वो जो पुलिस एटीट्यूड है वो लोगों को थानों से दूर कर दिया है लोगों को। अब वो किसी का मोबाइल छीन जाता है, अब वो थाने जाए, उसको पता है कि वो नहीं मिलता, ना मोबाइल मिलेगा, 10 मरतबा पुलिस वाले उनके घर का चक्कर लगाएंगे। तो ये ओवरऑल एटीट्यूड है जिसकी वजह से शहरियों का एतमाद जो है वो आपकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से उठ गया है। सही। अब वो उसको अपनी एक हार्ड रियलिटी समझ के कबूल करते जा रहे हैं और ये चीज इनकरेज करती है क्रिमिनल्स को। जाहिर है उनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं होता, जो क्रैकडाउन होता है उसके बाद उनकी बेल हो जाती है। अब एक जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं
ان کے پاس اگر آپ ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں، اور جو ڈیٹا کبھی کلیکٹ نہیں کیا گیا، وہ یہ کہ ایک ایک اسٹریٹ کرمنل نے کتنے کرائمز کیے ہیں، کتنی بار ان کی ضمانت ہوئی ہے، اور ان کے ضامن کون ہیں، یعنی جو ضمانت دیتے ہیں وہ کون ہیں. بالکل. اس کا کبھی بھی پولیس نے اس کو جو ہے نا اس کی طرف توجہ نہیں دی. دوسری بات یہ کہ گاڑیاں چھننا، اگر موٹر سائیکلز آپ دیکھیں تو کراچی میں جتنی بھی موٹر سائیکلز ہیں جی اس میں آپ کو آگے نمبر پلیٹ نظر نہیں آئے گی. بالکل. ہمیشہ نمبر پلیٹ پیچھے ہوتی ہے. جبکہ آپ پنجاب مدر صاحب یہ آپ نے پہلے بھی مدعا اٹھایا تھا، بلکہ نمبر پلیٹس پہ بھی بات کریں گے کہ ایک اور نئی تبدیلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہماری آفیشیل یلو نمبر پلیٹ تھی اس کو بدل کے ایک سفید نمبر پلیٹ ہے، اور ہر صوبائی حساب سے اس کے اوپر ایک الگ پٹی ہے. جیسے آپ سندھ میں نوٹ کرتے ہیں اس پہ ایک اجرک کے پرنٹ کی پٹی ہے. اس پہ بھی مزید بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کی گفتگو سن لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شہاب صدیقی کراچی سے عرض کر رہا ہوں. جی سر. اور میں مدر صاحب اور میں ڈاکٹر صاحب کی مہمان کی خدمت میں بھی کرا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے کراچی کا ارنیا یہ ہو رہا ہے اور ہوگا. کیا آپ گن نہیں رہے تعداد کتنی ہے؟ حقیقت آپ چیف جسٹس ہو یا جنرل ہو یا پرائم منسٹر ہو، سب کہتے ہیں 3 کروڑ 4 کروڑ. اچھا 3 کروڑ کہتے ہو منہ سے تو بھائی اس کو ثابت بھی تو کر دو 3 کروڑ کا شہر ہے. جب وہ گنیں گے آپ صحیح نہیں تو جرائم تو یہاں قدرتی طور پہ بڑھ رہے ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے جس سندھ سے آ رہے ہیں تو اور جرائم بڑھ گئے فلاں تھا. یہاں جب تک آپ کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، یقین کریں کرفیو لگائے 5 دن کا اور کاؤنٹنگ صحیح کریں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا معاشرہ بالکل صحیح ہو جائے گا. یہی میری درخواست ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے فائدے میں ہے؟ کیوں نہیں گنتے کراچی کے شہریوں کو؟ اچھا، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. یہ وجاہت آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب تک کل تعداد ہی شہریوں کی نہیں پتا ہوگی تو کس طرح وسائل مختص کیے جائیں گے، کس طرح پولیسنگ ہوگی، جرائم کو کیسے روکیں گے. کیا آپ اس تھنکنگ سے اگری کرتے ہیں؟ جی وجاہت. دیکھیے، ان تمام چیزوں کو جب ہی ہم روک سکتے ہیں جب ہم دل سے روکنا چاہیں، اور جب واقعی ہماری نیت میں یہ چیز ہو. جب تک آپ کے پلان میں یہ شامل ہی نہیں ہے تو ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، دل ہمارا بھی چاہتا ہے، لیکن جو اوپر کے پلانز ہیں وہ لگتے ہی نہیں ہے کہ وہ جرائم کو روکنا چاہتے ہیں. بلکہ اگر میری ذاتی رائے آپ پوچھیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پیچھے سے ملوث ہی ہوتے ہیں، ورنہ اتنا کھلا لوگ اسٹریٹس پہ آ کے جرم نہ کریں اور اتنا کھلا گنز لے کے آپ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ایک آدمی بلیک ٹنٹڈ گاڑی پہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ہی 10 جگہ روک لیتے ہیں، لیکن گنز لے کے آپ پورے کالونی میں گھوم رہے ہیں اور آپ کو کوئی روکنے والا ہے نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ملی جلی ان کی لوکل جو جگہ ہیں، پولیس والوں کو چاہیے کہ اپنا آپ کو تھوڑا سا ان سے دور کریں، اور پھر کوئی پلان کی بات ہوگی. پلان تو سارے بنے ہوئے ہیں، لیکن جب تک نیچے کے لوگ کام نہیں کریں گے، نیچے کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، تو ان کو تو اپنے پیٹی بھائی لگتے ہیں، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ علاقے پہ سیٹنگ ہوئی بھی ہماری، یہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ ہم نے آج کھل کے ڈکیتیاں مارنی. اب اس کے بعد ہم کیا بات کریں گے، کیا پولیس کی بات کریں گے. اور پھر اگر نفسیاتی طور پہ آپ دیکھیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں ایک چیز ہوتی ہے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈرز. جن لوگوں کو کچھ پرسنٹیج کے حساب سے ہوتے ہیں، جن لوگوں کو حالات چاہے وہ امیر ہو غریب ہو خوش ہو ان کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ مجرم ہوتے ہیں، عادی مجرم ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کو جب پاکستان اچھا آپ کی بات سے ایک پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے وجاہت، جب آپ نے عادی مجرم کہا، موبلٹی آف دا کرمنلز، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہوگا. مزہ صاحب اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی. کراچی میں واردات کر کے یا تو کراچی میں ہی چھپنا بہت آسان ہے، یا کراچی سے نکل کے کسی اور شہر قصبے ایڈجوائننگ سٹی چاہے وہ سندھ ہو پنجاب ہو بلوچستان، وہ جانا بھی بہت آسان ہے. ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کراچی سب کا ہے، لیکن کراچی میں انٹر ہونے والے جو لوگ ہیں، جو گروہ ہیں، کیا ہم کبھی چیک کرتے ہیں کہ ان کا ایک پاس کرمنل ریکارڈ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو جو آپ کے کالر نے بات کی تھی وہ اپنی جگہ بالکل درست بات ہے کہ جس شہر کی تعداد ہی آپ کو نہیں پتا اس شہر کو پلان کیسے کریں گے آپ. جی. دوسری بات، اسٹریٹ کرائم ہوتا کیا ہے اور اسٹریٹ کرائمز کون سے ہوتے ہیں آپ کے یہاں؟ دیکھیے، آپ کے یہاں 2-3 طرح کے اسٹریٹ کرائمز ہیں. اگر آپ ان کا جائزہ لے لیں تو آپ کو ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہیں، جس طرح ابھی جہاز صاحب نے بات کی. پہلی چیز یہ کہ موبائل چھننا، گاڑی چھننا، موٹر سائیکل چھننا، پرس جیولری چھننا، رینڈم کڈنیپنگ فار رینسم، یعنی آپ کو کار میں کوئی آپ کی کار میں آ کے بیٹھ گیا، آپ کو اے ٹی ایم لے گیا،
वहां से पैसे निकलवाए उसने और उसके बाद उसने किसी जगह पे आपको छोड़ दिया। ये सारी चीजें हैं। अब गाड़ी छीनना 70-60% गाड़ियां, कुछ गाड़ियां कराची से बाहर चली जाती हैं, कुछ गाड़ियां जो खोलने वाली होती हैं वो शेरशाह चली जाती हैं। यानी आपको जगह पता है कि मोबाइल कहां बिकता है, आपको ये पता है कि गाड़ी कहां खुलती है, आपको ये पता है कि गाड़ी कहां कौन कौन सी, और इवन अगर आप उस इलाके में चले जाएं तो आपको ये भी पता चल जाएगा वहां घरों में वर्कशॉप्स बने हुए हैं कि जो गाड़ी कौन सी गाड़ी है, किस उसकी गाड़ी है, वो सब चीजें अपनी जगह बहुत प्लान्ड हैं। इसी तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट चले जाएं, आप पुलिस एक बिल्कुल एक पूरा सर्कल, और एट द एंड ऑफ द डे अगर वो क्रिमिनल जेल चला जाएगा तो वो जेल को अपने लिए हेवन समझता है। सही कि जेल का माहौल भी अलग होता है, वहां उसकी एक्टिविटीज कम नहीं होती और वो अंदर से बैठ के ऑपरेट कर सकता है, बल्कि उसका जो डर और खौफ है कि वो पकड़ा जाएगा कोई और चीज, उसका सबसे उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। फिर उसके बाद सिदरा जब वो अदालत जाता है जी, तो वहां भी उसी को रिलीफ मिलता है। तो ये जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, आपकी पूरे सोशल फैब्रिक्स हैं। मज़े साहब एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनकी बात भी सुन लेते हैं। और आप तमाम देखने वाले, अगर आपके साथ कोई रुदाद हुई है, एक आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि अगर कोई अब आपके पास कोई छीना झपटी का वाकया हो, कोई पहुंचे तो रेजिस्ट ना करो। मैंने आपसे शुरू में भी डेटा शेयर किया कि तकरीबन 58 लोग जिनकी मौत वाकई हुई है गुज़िश्ता 8 माह में, ये वो थे जो किसी डकैती को रेजिस्ट कर रहे थे। इस पे मैं आप लोगों का ओपिनियन जरूर लूंगी। लेट्स फर्स्ट स्पीक टू द कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी दिनों बाद बात हो रही है, मैं तो क्या करूं, लाइट ही नहीं होती। शुक्र आज है कि आपसे बात कर सकूं। जी बताइए। मैं ये कहना चाहूंगी सिद्रा के देखें, सबसे पहले दो चीजें, ये मोबाइल छीनने के वाकया तो नहीं, कहने की बात है, कोई रेजिस्टेंस नहीं भी करता ना, उनको जाते हुए भी सब कुछ लेने के बाद गोली मारनी होती, कॉल न कर दे वो मार देते हैं। ये इस चीज की गारंटी है कि आप रजिस्ट करेंगे तो ही वो गोली मारेंगे, सब कुछ छीन के भी मार देते हैं। नहीं करनी चाहिए वैसे मज़ाहमत। दूसरी बात है कि लड़कियों को पर्स वगैरह छीनना या मोबाइल सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, यानी को ताइक्वांडो, जुडो, कराटे, क्योंकि कोई इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपको ये सब आता हो तो अपनी हिफाजत के लिए आजकल की लड़कियों को ये तकरीबन ये दो आपने अलग अलग बातें कही हैं। एक तरफ आप कह रही हैं कि मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस नहीं करनी चाहिए, दूसरी तरफ आप सेल्फ डिफेंस की भी सलाह दे रही हैं। लड़कियों के साथ जो वाकयात होते हैं ना कि जब कमजोर हैं लड़कियां हैं, हमसे छीन के भाग गए, तो एक तकद्दुम के तौर पे आज के दौर में लड़कियों को ये आना चाहिए। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही सवाल मैं वजाहत आपकी तरफ, वजाहत आमतौर पे कहा जाता है कोई आए कुछ लेने के लिए, जान से बढ़कर कुछ नहीं है, पैसा दौलत मोबाइल गाड़ी दे दी जाए, रेजिस्ट ना करें। लेकिन अभी जैसे कॉलर कह रही थी कि सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए, तो ये दोनों रियलिटीज एक साथ तो नहीं हो सकती। देखिए ये ऐसा लगता है क्योंकि नई न्यू गाइडलाइन निकली है 2022 की कराची वालों के लिए, जिसमें नए उसूल है, जिसमें सबसे पहले ये एक एक्सेप्टेबिलिटी दिखा रहे हैं कि आप चीजों को दे दें। देखो सिद्रा, हमारा शो लोग देखते हैं, हम यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी से बात करते हैं कि सेल्फ डिफेंस यहाँ पे आप कर नहीं सकते ना, जहाँ पे 2 गन्स लेके खड़े हैं, 3 खड़े हैं, 2 बैकअप पे कहीं खड़े हुए, हमें नहीं पता होता कि ये 1 है, 2 है, 4 है। तो हम यहाँ पे अगर सेल्फ डिफेंस की बात करें तो बिल्कुल ये ऐसा ही है कि अपनी जान से हाथ धो बैठे। और ये भी नहीं है कि आप मोबाइल घर पे लेके रख के जाएं या चीजों को इतना डरने लगे कि आप डिसफंक्शनल हो जाएं। ये काम हमारा है ही नहीं, ये काम हमारी पुलिस का है या हमारा लॉ इन्फोर्समेंट वालों का है कि ये इनको ओके, ये हमारा काम नहीं है कि हम घर से निकले। लेकिन वजाहत पे लोग एहतियात में क्या करें, जैसे हम मुख्तलिफ कहते हैं ना, एप्लीकेशंस मौजूद हैं कि फौरी तौर पे अगर आपका सामना किसी ऐसे शख्स है तो एक बटन आपने दबाया तो एक सेवा सोल, एक SOS मैसेज एटलीस्ट आपके 5 कॉन्टैक्ट्स तक चला जाएगा। हमने हाल ही में लाहौर में वो वाकया देखा कि एक खातून अपनी गाड़ी में बैठ रही थी और 3 लोग उनके साथ अगर बैठ गए तो उन्होंने बड़ी हाजिर दिमागी से उन्होंने अपना फोन छुपाए रखा है, एक कॉल की, उनकी लोकेशन ट्रेस हुई। क्या आप समझते हैं कि लोगों को इस तरह की एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? इसमें आप ये कर सकते हैं कि देखें, एक मोबाइल आप अपने पास रखें जो कि आप बजाय सामने ना रखें या गाड़ियों के अंदर ट्रैकर्स डालें। आजकल इतनी जदीद चीजें आ गई हैं, अगर थोड़ा सा नजरसानी करें कि अगर आप फर्ज करें गाड़ी में बैठे और एक कोई बटन आपने लगवा लिया हो जो कि आजकल है, दबा दे तो पता चल जाता है आपके लव्ड वन को कि कोई मसला है, इन्होंने यहाँ पे कॉल की है। आप बाज़ आप फोन कर सकते हैं चांस से, लेकिन हर दफा आप ऐसा कर नहीं सकते। सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान सिचुएशन। सेकेंडली कि इनको हम ये इनेबल नहीं कर सकते कि ये
तो बड़े खतरनाक हो गए और अपने आप को हम एहतियात करें, मोबाइल घर से लेके ना गुजरे, यहाँ ना बैठो वहाँ ना बैठो, ये कौन से दुनिया में होता है भाई? अच्छा, ये एक और चीज यहाँ पे बड़ी एब्सोल्युटली एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ पे कहना चाहेंगे, जिस तरह मज़हर साहब ने भी शुरुआत में बात की कि ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 30% है, और ये भी हम बड़ी एक ऑप्टिमिस्टिक फिगर आपको दे रहे हैं कि ये सिर्फ 30% है उन क्राइम्स का जो एक्चुअली घटते हैं शहर कराची में। तो बड़ा जरूरी है, चाहे आप एक शहरी के तौर पे आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप पुलिसिंग को भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलाएं, और अगर आपके साथ कोई भी वारदात होती है, कोई चोरी का वाकया होता है, आप उसको रिपोर्ट जरूर करें। अब उसमें क्या रुकावटें हायल हैं, इस पे हम मजीद बात करेंगे मज़हर साहब से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। सो सबसे पहले आपने अगर अपनी एहतियात करनी है तो किन किन चीजों को मद्देनजर रखना है? अगर आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है तो हमें बताइए, और सबसे बढ़कर ये कि चाहे छोटी या बड़ी वारदात हो, चाहे आपको लोग कोई भी ये बातें हैं कि जी थाने का माहौल अच्छा नहीं है, आप मजीद मुश्किल में पड़ जाएंगे, जो हम आम जबान में कहते हैं कि जी पुलिसिंग फोर्स की तो ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, लेकिन जब तक हम अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए केसेस को, चीजों को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपना पहले तो वी आर नॉट डूइंग आवर ओन पार्ट। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसके ऊपर एक रिपोर्ट, फिर हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी मौजूद हैं और गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। शहर कायद में आप रहते हो और आपका मोबाइल कभी न छिना हो तो यकीन माने आप इस शहर के सबसे महफूज रिहायशियों में से एक हैं, क्योंकि इस शहर में रहने वाले शहरियों के साथ स्ट्रीट क्राइम के वाकयात आए दिन सुनने और देखने में आते हैं। चाहे वो साफ सुथरी सड़क हो या आपके घर के आगे का गेट, शहर कायद की कोई ऐसी जगह नहीं जहां स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ना होती हों। सोशल मीडिया पर शाया कई नई और पुरानी मोबाइल स्नैचिंग की वीडियोस ने इस खबर को फैलाने में और फरोग दिया है। अवाम में जहां स्ट्रीट क्राइम को लेकर खौफ है, वहीं शदीद गम और गुस्सा भी पाया जाता है। 2021 में तकरीबन 25,000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स कराची के शहरियों से छीने गए। 2020 में छीनने वाली गाड़ियों की तादाद जो कि 1,687 थी, 2021 में ये तादाद 2,060 तक जा पहुंची। 2021 में ही 50,000 से ज्यादा शहरियों को अपनी सस्ती सवारी यानी मोटरसाइकिल से महरूम होना पड़ा। यानी 2021 कराची के शहरियों के लिए 2020 से भी ज्यादा भारी रहा। कराची के शहरियों को 3 अरब 16 करोड़ रुपए से भी महरूम होना पड़ा। स्ट्रीट क्रिमिनल्स कोरोना वायरस की वबा में भी खुलेआम फिरते रहे और आवाम को दोनों हाथों से लूटते रहे, मगर एक इंसान जब इस महंगाई के दौर में इतनी मेहनत से मोबाइल फोन खरीदता है तो उसे बस महज सिर्फ एक पिस्तौल के जोर पर छीन लिया जाता है और साथ साथ बिला वजह शहरियों पर तशद्दुद भी किया जाता है। इस दर्द को शहर कायद का शायद हर शहरी महसूस कर सकता होगा, क्योंकि कभी न कभी कहीं न कहीं उसके साथ ये वाकया जरूर पेश आया होगा। कराची के शहरी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान अपनी जान गंवा बैठते हैं, यानी चंद पैसे और मोबाइल फोन्स के एवज कराची के शहरियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती। जी जनाब, मोबाइल फोन्स की बढ़ती हुई कीमतें भी एक वजह है क्राइम के बढ़ने में। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो सेकंड हैंड मोबाइल्स मिलते थे, अब क्योंकि नया मोबाइल खरीदना लोगों की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है, कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है, तो पीपल आर जो जैसा भी मोबाइल उनका चल रहा है उसको वो चला रहे हैं। तो इस वक्त अगर आपको सेकंड हैंड मोबाइल मार्केट में कहीं मिल रहा है तो ये वो तमाम मोबाइल्स हैं जो स्नैच किए गए हैं, जो चोरी किए गए हैं। वजाहत इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक सिस्टम है। मेरे एक दोस्त की कुछ अर्से पहले गाड़ी के साइड मिरर्स चोरी हुए जो कि 40-50 हजार के थे, तो वो बड़ा परेशान था। तो उसको एक उसका फ्रेंड ने आके बताया कि अगर तुम्हें चाहिए तुम्हारे मिरर्स शीशा में मिल जाएंगे। मतलब उसको इतना यकीन था कि जो चीज तुम्हारी चोरी हुई है तो इतना चांस है कि यही चीज तुम्हें वहां से मिल जाएगी। तो ये एक अजीबोगरीब दुकानदारी बन गई है कि आप ही की चीज आपसे छीनी जाए और 3 दिन के बाद आप ही को वो बेच दी जाए या किसी और को बेच दिया जाए। अभी होता कैसे सिस्टम तो है, मोबाइल शॉप से मोबाइल बिक रहे हैं, गाड़ियों के सिस्टम गाड़ियां सब आप खरीद रहे हैं, तो ये होने कौन दे रहा है? सवाल तो सिर्फ यही है। अगर ये चाहें तो ऐसा होने ना दें। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई मिनिस्टर आ रहा हो या कोई बड़ा जा रहा हो तो देखिए शारा फैसल कैसी 1 मिनट में टॉप साफ हो जाती है। ये सारी फुटपाथ पे कलर्स हो जाते हैं और शहर 2 दिन के अंदर ऐसा चमक रहा होता है। वो वाली सड़क जहां से इनके बड़े गुजर रहे होते हैं, कर ये सब सकते हैं,
लेकिन इन्होंने तो करना आपका ही नहीं कहना है इन्होंने कि इस तरह कहीं से ना सिस्टम को कहीं on रखा है। विल की कमी भी नजर आती है, वसाइल ही सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक नहीं है। मज़र साहब, इस पे आपका कमेंट चाहूंगी। नहीं, वसाइल क्या आप से कोई समझते हैं कि ताल्लुक नहीं है। पुलिसिंग का इंटेंट नहीं है चीजों को सही करने का? पुलिस तो उसका एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, रियासत का इंटेंट नहीं नजर आता। ओके सिद्रा, ये 2022 है ना जी। अभी आपने रिपोर्ट दिखा रही थी तो मैंने एक पुराना अखबार निकाला है, ये है दिसंबर 1986 और इसकी हेडलाइन क्या है ये आप देखें। इसकी हेडलाइन है व्हाट हैव वी डन टू द काइट सिटी 86। और ये जो सूरत हाल, जिस तरह की सूरत हाल है उसी के हवाले से था। उस जमाने में तो मोबाइल फोन भी नहीं थे। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से, और देखें ज्यादातर क्रिमिनल्स जो हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं, वो कराची से बाहर नहीं जाते। कराची ऑलवेज बीन द सेफेस्ट सिटी फॉर द क्रिमिनल्स और द टेररिस्ट, फॉर द क्रिमिनल्स, या फॉर द क्रिमिनल्स, फॉर द टेररिस्ट ऑल्सो। यानी आप ये तसव्वुर करें कि जब अफगानिस्तान में सूरत हाल खराब हुई थी 9/11 के बाद, तो सबसे पहले अलकायदा की बहुत सी लीडरशिप कराची में आई थी और कराची में पकड़े गए थे कुछ लोग। इसी तरीके से आप सेक्टेरियन वायलेंस को ले लें। मज़र साहब, इस पे आपने काफी कुछ लिखा भी है। हम पहले तो कराची में होने वाले क्राइम को 3 हिस्सों में तकसीम करते थे। लोग कहते थे कि हमारी अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमातों के भी मिलिशियाज हैं, यानी उनके वेपनाइज्ड विंग्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि एजेंसी/टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पे पनाहगाह बनी हुई थी। और आखिर में जो हम स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं, विच अनफॉर्चुनेटली इज द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट ऑफ द 3। देखिए सिद्रा, जो चीजें ना CPLC 1989 में बनी थी, फखरुद्दीन जी इब्राहिम मरहूम ने बनवाई थी, उस वक्त किडनैपिंग फॉर रैंसम और कार स्नैचिंग बहुत ज्यादा होती थी। सही। उसमें एक कार स्नैचिंग में एक टर्म होती थी सुपुर्दारी वाली जी। वो सुपुर्दारी की जो गाड़ियां थी वो मिनिस्टर से इवन एक मर्तबा जो है उन्होंने ये कहा था कि इवन रिटायर्ड जजेस वगैरह के घरों से बरामद हुई थी। तो इस तरह का स्टेट का आपका ऑपरेटर है। कराची सबसे ज्यादा क्राइम्स होते हैं। कराची में आज तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया और वो इसी वजह से नहीं बनाया गया क्योंकि आप क्या इसके अंदर जो बनी अमाउंट ऑफ मनी स्ट्रीट क्राइम्स में, आपने कहा कि पुलिस थाने हमारे यहाँ कभी भी मॉडल पुलिस स्टेशंस बनाए नहीं है। सो इन अदर वर्ड्स मज़र साहब, हमारी जितनी मुश्किलात हैं, पानी से लेके सेफ्टी तक, बिजली से लेके टूटी हुए रोड्स तक, वो सब एक कारोबार है। और जाहिर सी बात है, जब ये चैलेंज सॉल्व हो जाएगा तो कईयों के स्टेक्स इसमें हर्ट होते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। राजा आजाद बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या भाई की खिदमत में और हमारे माहिर नफ्सियात वजात वादी साहब पे जो सबसे स्मार्ट नौजवान डॉक्टर हैं। तो बात यह है कि मैं यहाँ अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा, 2 मिनट लूंगा सर। कि दिल के फपोले से जल उठते हैं ये चिराग, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो बात यह है कि हम यहाँ क्राइम की बात कर रहे हैं, लूटमार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। मजहर भाई को माशाल्लाह बहुत जानते हैं कि बशीर नवेद हमारे उस्ताद भी हुआ करते हैं, बड़े भाइयों की तरह थे। वो इस शहर को छोड़ के चले गए। आप इससे अंदाजा लगाएं कि हर आदमी परेशान नजर आता है। लेकिन मैं मजहर भाई से अपना एक बात ये कहूंगा कि इस शहर में आपने सारी निशानदेही कर दी। इंक्रोचमेंट का खात्मा करा दें। इस शहर से जहनी सुकून वो जो बर्बाद हो गया हमारा इंक्रोचमेंट में। और ये ट्रैफिक का, ट्रांसपोर्ट का जो निजाम है ना, आए दिन झगड़े रोजाना के हर चीज पे। यानी आप ये देखें, शहर में ऐसा लग रहा है बेइंतजामी हमारे शहर को लगा दी है, किसी की नजर लग गई है। ये वो कराची था जहाँ पीसफुल एजुकेशन सब चीज मिला करती थी। आज एजुकेशन सर, मुझे ऐसा लगता है कि बद इंतजामी नहीं, ये जो बचा कुचा निजाम था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता डिटीरिएट हो रहा था। हमने कभी उसको फाल बनाने के लिए तो मेहनत या काम किया ही नहीं, लेकिन वो जो भी था उसको डहते डहते इतना वक्त गुजर गया है कि हम अभी, जैसे मज़र साहब ने 1986 का अखबार हमारे सामने शेयर किया और उस वक्त से यही बात की जा रही है कि हमने शहर क़ायद का क्या हशर नशर कर दिया है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का एंड फॉर रेजिंग दीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वजाहत क्या कहेंगे? एक अभी हमारे कॉलर ने भी ये बात कही कि बेरोजगारी वजह बनती
ہے لوگوں کو کرائم کی طرف مائل کرنے کے لیے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ جتنے لوگ اس وقت کرائم میں ملوث ہیں یہ وہ ہیں جن کو رزق حلال کمانے کا موقع نہیں مل رہا؟ اگر پھر تو نشہ کرنے والا کو بھی نشہ کرنا حلال ہے اگر اس کا دل ٹوٹ گیا یا اس کی شادی ٹوٹ گئی. یہ تو اس قسم ایکسکیوزز اور ریشنلائزیشنز ہیں کہ جس کی بیس پہ اگر ہم یہاں ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں تو سارے مجرم پہ کھلا ہو جائیں گے کہ بھائی ہماری تو روزگار نہیں ہے, ہم تو ڈکیتیاں ماریں گے. بیسکلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو غریب ہوتا ہے وہ بھی حرکتیں کر سکتا ہے اور جو کھاتا پیتا ہوتا ہے یہ سب یہاں کا دماغ کا خناس ہے اور اس کو روکنے کے لیے لا اینڈ انفورسمنٹ ہوتی ہے. ہر دنیا کے شہر میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہارن بجائیں, لوگ چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں سگنل توڑیں, لیکن انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے سگنل توڑا اور ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. ساری بات یہ ہے اس سسٹم لے کے چل رہا ہوتا ہے. دوسرا اگر سطح آپ نے تو یقیناً پڑھی ہوئی ہوگی میزلو تھیوری اور پیرامڈ, اس کے اندر سیکیورٹی اور جتنی بھی قسم کی چیزیں ہیں وہ ہلکے ہلکے اوپر جاری ہوتی ہیں. جہاں پہ ہمارا روٹی کپڑا مکان ختم ہے, ساتھ بجلی نہیں ہے, اب نئی نئی ایکسیپٹیبلٹیز آ رہی ہیں, لائٹ نہیں ہوتی تو تم سولر لگوا لو, گھر سے باہر نہ جاؤ, گھر میں میچ دیکھ لو, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. تو ہم گھر کے اندر لوگ ایکچولی ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں زیادہ. اچھا, پہلے ایک تاثر تھا, مجھے بتائیں وجاہت کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے کوئی واردات ہو رہی ہے اور کوئی شخص بے بس ہے اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے, پہلے لوگ اس کی مدد کرتے تھے. اب آپ جتنے سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز چیزیں دیکھیں تو بھرے بازار میں دن دہاڑے یہ کاروائی یہ واردات ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے گھر کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں تک کہ آپ کے پاس پڑوسی, آپ کے محلے والے, کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آتا. یہ کیا تبدیلی آئی ہے ہمارے مائنڈ سیٹ میں؟ سارے کے سارے جو ہے نا وہ جرنلسٹ بن گئے نا, مدد تو کرتے ہیں, ویڈیو نکال کے ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں بس, اور پھر صبح یوٹیوب پہ وہ ڈالتے ہیں. دراصل ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ اتنا چینج ہو گیا ہے, ہم خود اندر سے اتنے ذہنی طور پہ خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم مدد کرنے والے اب رہے ہی نہیں ہے. آپ 10 لوگ کو ریسرچ کریں, ان سے پوچھیں کہ موبائل اسنیچ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا تو آپ کیا کریں گے, تو وہ یہی بولیں گے نہیں بھائی ہمیں اس سے دور رکھو, ہم فیملی والے لوگ ہیں. اس لیے کیونکہ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ یہ ساری چیزیں لے کے کسی پولیس والے کے پاس جائیں تو ویسے تو سارے بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن آپ لوکل ایریا میں جائیں وہ آپ سے پوچھ گچھ شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا کہ مدد ہو نہیں سکتی ان کی, تو وہ ویڈیو بنا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, انفارچونیٹلی خواتین کے لیے بھی یہی صورتحال ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, پھر یہ سوال میں مزید صاحب سے کروں گی کہ جو موسٹ ولنریبل ہیں, یعنی اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے رو رہا ہے, کوئی گھسیٹ کے اس کو کہیں لے جا رہا ہے, کوئی خاتون ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے, کوئی اس کو ہراساں کر رہا ہے یا کوئی کرائم اس کے ساتھ ہو رہا ہے, وائی از اٹ دیٹ وی ہیو اسٹاپڈ ہیلپنگ پیپل؟ سب سے پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, صدر اقبال صاحب, اکرم قریشی بات کر. جی اکرم قریشی صاحب, کیا کہیں گے؟ صدر اقبال صاحب, میں 72 سے لے کے 90 تک کراچی میں رہا ہوں اور کراچی میں ہی پڑھا ہوں, اور جس محکمے کی آپ بات کرتی ہیں اس میں رہ کر آیا ہوں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات مکمل کیجیے. غور سے سنیں. پہلی بات ہے کہ آج تک پولیس انڈیپینڈنٹ کسی نے نہیں کی ہے. ایس ایچ او کوالٹی پہ نہیں لگایا جاتا, اس سے ایڈوانس پیسے وصول کر کے لگایا جاتا ہے, اور گاڑیوں میں ڈیزل تک بھی گورنمنٹ پورا کر کے دیتی. ان کی ضروریات ریکوائر پوری کوئی کر کے نہیں دیتا. تو مجھے بتائیں یہ کس طرح نظام ٹھیک ہوگا, کس طرح ٹھیک ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جرائم پیشہ لوگ اس وقت ختم ہوں گے جب پولیس کو آپ انڈیپینڈنٹ ادارہ بنائیں گے, ایس ایچ او کو بااختیار بنائیں گے, اس کی پوری ضروریات پوری کریں گے. پھر بات, اور جب وہ پوری نہ کر سکے اسے معطل نہ کرے, ٹرانسفر نہ کرے, ڈسمس فرام سروس کرے. بالکل صحیح. تو آپ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ پولیسنگ کریں گے تو یعنی جس قسم کے پولیٹیکل اینڈ ادر پریشرز ہماری پولیس فیس کرتی ہے اس دائرے کار میں رہ کر کام کرنا واقعی ان کے لیے مشکل ہے. مزہ صاحب, عوام کا جو رویہ ہے, سماجی جو رویہ ہے کہ اب کسی کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے تو ہم مدد کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں, بلکہ آنکھ بچا کر, جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. دیکھیے سسٹم پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے نا. آپ کے اگر لا انفورسز جو ہیں وہ کرائم میں انوالوڈ ہوں, وہ خود کرائم میں انوالوڈ ہوں, اور ایسی بے شمار وارداتیں ہیں. اب جن لوگوں کو جس طریقے سے آپ انڈکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد تو وہ کرائم یعنی ہینڈ ان گلوز ہیں. تو اس کا سولوشن دیکھیے, اب ہم نے بہت سی باتیں کر لی کہ اس کے ریزنز ہم کیا ہیں, کازز کیا ہیں, سب کا مختلف پوائنٹ آف ویو ہے. شہر کی سوک ایشوز پر بات کر لی. وہ شہر جس کی سڑکیں بڑی کشادہ ہوتی تھی اور آج بھی کشادہ ہیں.
हमारे यहाँ इनकॉम्पिटेंस, करप्शन ये क्राइम्स को जन्म देती है। अनएम्प्लॉयमेंट उसका एक हिस्सा जरूर है, लेकिन उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। पुलिस की सहूलतें एक मसला जरूर है, लेकिन उसकी वजह से पुलिस की करप्शन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सही। ये चीजें तो हम जस्टिफिकेशन पेश करना शुरू कर देते हैं। हल क्या है? आप देखें, साल से मेरी जाती तौर पे जो है टॉप लेवल पे बात हुई कि मोबाइल फोन में वो चिप क्यों नहीं लगा देते कि जैसी मोबाइल छिने वो इन्फॉर्म करे और वो मोबाइल नाकारा हो जाए, सही। किसी इस्तेमाल का ना हो। तो वो आप देखें कि उन वारदातों में इसलिए कमी आ जाएगी क्योंकि उसको फिर कोई खरीदेगा नहीं अगर वो मोबाइल यूज का नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्या गाड़ियों की ट्रैकिंग मुश्किल काम है? मैंने आपको बताया ना कि कहां गाड़ियां खुलती हैं, आपको पता है कहां गाड़ियां जाती हैं, यानी चाहे वो बलूचिस्तान के इलाके हों या वो सब जगह जाती हैं। सर, लेकिन कई प्रोसीजर्स बनाए गए हैं। आप तो ये सिर्फ गाड़ी, मोबाइल और एसेट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं बहुत सारे महंगे पॉश इलाकों में जो चोरियां होती हैं, उसके अंदर एक आप देखते हैं कि घर के नौकर ही, यानी जो आपका स्टाफ है, वो इन वारदातों में मुलव्विस होता है। और उसके लिए बड़ा सीधा सिंपल सिस्टम बनाया गया है कि जिस शख्स को भी आप एम्प्लॉय करें वो उसकी कुछ बैकग्राउंड चेक करें, उसको लोकल थाने में ले जाके उसका CNIC जमा कराएं। हम तो सुस्ती के मारे कुछ भी नहीं करते। सिद्रा, वो भी वो देखें डोमेस्टिक सर्वेंट्स वाली जो बात है, डोमेस्टिक जो ड्राइवर्स की बात है, कितनी मर्तबा ये कहा गया कि खवातीन अपने बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उनको ड्राइवर्स के हवाले ना किया करें, वो खुद जाया करें, वो खुद जाके बच्चों को, चाहे ड्राइवर साथ हो। हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं इन चीजों को। हम खुद चले, पुलिस तो छोड़े, हम खुद उसके NIC अपने पास नहीं रखते। बिल्कुल। ये उसका बहुत ज्यादा सूरत हाल में तो मज़र साहब हमें उसका सेकंड नेम भी नहीं पता होता, हमें ये भी नहीं पता होता कि वो किस इलाके से है, क्या उसका खानदान नंबर है, किसके रेफरेंस से आया है। और अगर खुदा न खासा कोई कार्रवाई हो जाती, कोई वारदात होती है, तो जिसने रखवाया होता है उससे पता करते हैं तो कहते हैं जी मेरा तो दूर परे का जानने वाला था, मेरी उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है। सो दैट इज अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी। कुछ हमें अपनी एहतियाती तदाबीर को बेहतर करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। एक तासुर ये है कि आमतौर पे इन वारदातों पे, कार्रवाइयों में हम देखते हैं कि मर्द हजरात या यंग मेल एडल्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं और इसको एक तरह से स्पीयर हेड कर रहे होते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में हमने ये भी देखा कि खवातीन में भी क्राइम इंस्टिंक्ट बढ़ती चली जा रही है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में, वारदातों में वो इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हों, टू द पॉइंट ऑफ नॉट जस्ट स्नैचिंग एंड थेफ्ट, लेकिन बाकायदा मर्डर्स और हेनस क्राइम्स में भी खवातीन इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस में आप देख रहे हैं, CCTV फुटेज ये बताती है कि अगर उन्होंने बुरका या बाया लिया हुआ है तो उसके अंदर वो दुकान से कई सामान को चुराकर भागने के लिए एक तरह से तैयारी करी होती है। वजाहत ये क्या माइंडसेट है? एक तासुर पहले ये था कि शायद खवातीन इस तरह की मुजरिमाना ज़हनियत नहीं रखती, जराइम में मुलव्विस नहीं होती। व्हाट हैज चेंज्ड? दोनों चीजें। नंबर एक, आप अगर देखें तो ये एंटी सोशल लोग होते हैं जो कि किताबों में हजारों बार दिया गया है, एक खास परसेंटेज में हमारे माशरे में रहते हैं। इनके दिमाग में हर वक्त कुछ न कुछ चोरी चकारी वाला दिमाग रहता है और कुछ खवातीन में क्लिप्टोमेनिया एक बीमारी होती है जिसमें ये चोरियां करके इंजॉय करती हैं। हालांकि वो छोटी सी चोरी से ये कुछ भी फायदा नहीं होता, लेकिन इंजॉयमेंट इनको मिल रही होती है। तो ये दो अलग पहलू हैं। और कोई भी माशरे में जब तक हमारी इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा टाइट नहीं होती, हम इन लोगों को रोक नहीं सकते, काउंसलिंग नहीं कर सकते इनकी कि नहीं। और बड़ी अजीब दर्दनाक सिचुएशंस हमने देखी हैं। आपने भी वो वाकया देखा होगा कि एक ऐसा गिरोह जब पकड़ा गया और पुलिस के आने तक उनको किसी कमरे में बंद किया गया तो उन्होंने उल्टा हरासगी का इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज माइंड। ये भी इनको पता होना चाहिए ना, पुलिस वाले और हमारे रेंजर्स वाले बड़े अक्लमंद होते हैं। एक मिनट में इनको पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये आदि मुजरिम है। क्योंकि कई पुलिस वाले मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो एक नजर में बता सकते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और इनको इतना स्किल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये ऐसी औरतें बोल रही हैं, उनके हुलिये से, उनके गैंग से, कपड़ों से पता चल जाता है कि ये क्या चीज है। और ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। अगर हम पुरानी कहानियों की तरफ देखते हैं, ओलिवर ट्विस्ट से लेके जहां छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन किया जाता था जेब कतरी के लिए और मुख्तलिफ इस तरह की वारदातों के लिए, और अभी भी आप देखते हैं कि वो भेस बदल के हो
سکتا ہے شروع میں وہ آپ سے بھیک مانگ رہے ہوں لیکن ان کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے. حال ہی میں ہم نے یہ بھی دیکھا مظہر صاحب کہ جو مختلف ٹرکس امدادی سامان لے کر پہنچ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک خاص گروہ ہے جو لوٹ مار کا کام کرتا ہے. یہ وہ مستحقین نہیں ہے جو اپنی ضرورت کے مارے یا تکلیف کی وجہ سے ان ٹرکس کو لوٹ رہے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ پہ تھوڑی میں چاہوں گی کہ آپ بات ضرور کریں. دیکھیے صدرہ، ایک سوسائٹی کا ایشو ہے. سوسائٹی کا ایشو یہ ہے کہ ہم اسٹیٹس کانشیس لوگ ہیں. ہم اگر مڈل کلاس کا آدمی ہے تو وہ رائٹ مینز اور رانگ مینز کے ذریعے اپر کلاس میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اور زیادہ تر ہمارے یہاں چونکہ بیرٹ کا سسٹم نہیں ہے تو وہ کسی نہ کسی کوئی 2 نمبری کر کے کوشش کرتا ہے. جب وہ اس طریقے سے اوپر پہنچتا ہے تو اس کا جو ذہن ہے وہ اس کا رجحان وہی بن جاتا ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں جو کرپشن کا لیول ہے اور جو کرپشن کے طریقے ہیں وہ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے یہ جو کرائمز، اس لیے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ ختم ہوتے جا رہے ہیں، آؤٹ لیٹس ختم ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے یہاں پلے گراؤنڈز نہیں ہیں، آپ کے یہاں پارکس نہیں ہیں، آپ کے یہاں سوسائٹی کو اتنا زیادہ سپریس کر دیا گیا ہے کہ آپ کے یہاں سینما نہیں ہے، آپ کے یہاں تفریح کی کوئی جگہیں نہیں رہی ہیں جہاں لوگ جا کے ریلیکس کر سکیں. تو یہ جو ساری چیزیں یہ افیکٹ کرتی ہیں. پھر ہمارے یہاں دیکھیں بڑی گاڑی میں گھومنا ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے کہ کوئی 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی ہوگی تو اس گاڑی کے پورا شیپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں روب دبدبا نظر آئے. اور زیادہ تر ایسی ہی گاڑیاں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سگنلز کو مظہر صاحب ایک اور اس کا انڈر کرنٹ بھی تو ہے نا. پہلے اگر کسی امیر آدمی کو آپ دیکھتے تھے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی انسپریشن بنتا ہو، آپ کے لیے ایک آپ اس کو دیکھ کے آپ انسپائر ہوتے ہو کہ جی مجھے بھی یہ کرنا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ حسرت میں تبدیل ہوا جب لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ شاید وہ زندگی بھر بھی اگر محنت کریں تو اس لیول پہ نہیں پہنچ سکیں گے. اب یہ حسرت غصہ بن گئی ہے. سدرا، پہلے ہم بڑے آدمیوں کو دیکھا کرتے تھے، اب ہم امیر آدمیوں کو دیکھا کرتے ہیں. صحیح. پہلے جو آدمی بڑا ہوتا تھا اس کی کوالٹیز کچھ اور ہوتی تھی، اسی لیے اسے بڑا آدمی کہتے تھے ہم. صحیح. کہ یہ بڑا آدمی ہے. اب ہم بہت چھوٹے لوگ ہو گئے ہیں جو بہت بڑا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. صحیح. ہمارا انٹلیکٹ لیول اگر آپ دیکھ لیں، ہمارے سلیبس اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارا پڑھنے کا رجحان دیکھ لیں کہ بک سٹالز ختم ہو گئے ہیں ہمارے یہاں، ریڈنگ ہیبٹس ختم ہو گئی ہیں ہمارے یہاں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں اور پھر اس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں جا کے. ایبسلیوٹلی. مظہر صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ 90% یعنی دیٹس این الارمنگ نمبر، 90% یہ ایک اسٹڈی کی گئی کہ پاکستانیوں نے سوائے اپنی ٹیکسٹ بک کے علاوہ یعنی جو ان کی سلیبس کا نصاب کا حصہ تھی اس کے علاوہ زندگی میں کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی ہے، اور وہ بھی جیسے تیسے پڑھی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. تو آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، دیر از اے لاٹ آف سپریشن. تو وہ جو ایک ذہنی ارتقاء ہونا چاہیے جہاں آپ مختلف سوسائٹیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھتے ہیں، ہماری وہ لائن ہی بلری ہو گئی ہے. جی مظہر صاحب. ایک بات ایڈ کر دوں کہ سندھ انفارمیشن ابھی ہم ایک اس پہ کام کر رہے ہیں، نیوز پیپر رجسٹریشن وہ قانون بننے جا رہا ہے. اس میں ایک بک رجسٹریشن کا بھی اس میں کلاس تھی. تو اس میں جو بھی پارٹیسپینٹ تھے ان میں سب میں اتفاق تھا کہ بھائی ویسے ہی کتابیں لوگ نہیں پڑھتے، کتابیں لکھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. تو اگر آپ اتنی اور سختی کریں گے تو وہ رجحان بھی ختم ہو جائے گا. تو خدا کے لیے اس میں جو اف اور بٹس اور یہ جو ساری چیزیں اس کو نکال کے باہر کریں، کتابوں کو چھپنے دیں، کتابوں کو دیکھنے کے پڑھنے کا شوق لوگوں میں اجاگر کریں. تو ہمارے یہاں وہ جو آپ پرائیویٹ اسکولز لے لیں، پرائیویٹ اسکولز کا صرف کام کمرشلائزیشن ہے، صرف ان کا کام پیسہ کمانا ہے. ہمارے یہاں کہیں مظہر صاحب بہت سارے معاشرتی ہمارے جو مسائل ہیں نا وہ آج کے ہمارے ٹاپک سے جڑتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا. اور شاید یہ تمام تر توانائیاں جو ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں خرچ کرتے ہیں یا جس قسم کی سینسرشپس آج ہم دیکھ رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم ان اداروں کو پروٹیکشن دیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں بہتری آ سکتی ہے، سچ ایز دا پرنٹڈ ورڈ، دا پبلشڈ ورڈ، چاہے اس میں نیوز پیپرز ہوں، رسالے ہوں، کتابیں ہوں. لیکن انفارچونیٹلی وی آر ناٹ پیئنگ ہیڈ ٹو دیٹ. بلکہ یہاں تک بھی کہ شاید ٹیلی ویژن کی، ہماری
میڈیا پالیسی کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ کانٹینٹ جتنا ہم دکھاتے ہیں اس میں کتنا اصلاحی کانٹینٹ موجود ہے, کتنا تربیت کے لیے ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں. بٹ نان دا لیس بہت بہت شکریہ. مظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر وجاہت ہمارے ساتھ تھے. اٹس اے ویری ڈپریسنگ اسٹیٹ, اور بجائے اس کے کہ صرف اور صرف ہم اپنی احتیاط پہ یہاں پہ اثر کر رہے ہیں اور ہم کہیں کہ جی رات کے وقت مت نکلو اور فلانی چیز نہ کرو, آئی تھنک اوور آل چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا بھی بہت اہم ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ.